दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सचिन कुमार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर्य प्राचीन सभ्यता APS एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल के हंदवाड़ा में जो घटना हुई, जो दुखद घटना हुई, वो आप सभी को पता ही होगा। आज हमारे 5 भाइयों को आतंकवादियों ने असामयिक मृत्यु का शिकार बना लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होता है और ये कब तक होता रहेगा और कब तक ये चलता रहेगा, इसका कारण क्या है, हम कैसे वातावरण में जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, हमसे पहले वाले लोग कैसे जीते थे, इन्हीं सब बातों के विषय में आज मैं बात करूंगा। आज मैं मुख्य नवज के बारे में बात करूंगा। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से भी कई बार पूछा गया है कि भारत में कैसा तंत्र है, लोकतंत्र है या राजशाही है। तो आज मैं इस ज्वलंत मुद्दे पर ही बात करूंगा। आज का अपना टॉपिक होगा, आज का अपना विषय होगा राजतंत्र, राजशाही, लोकतंत्र, गणतंत्र, डेमोक्रेसी या मोनार्की। डेमोक्रेसी, इसे लोकतंत्र, गणतंत्र या जनतंत्र भी कहते हैं। डेमोक्रेसी को ही लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, गणतंत्र और इसको जनतंत्र भी कहते हैं। डेमोक्रेसी। दूसरा होता है मोनार्की, राजशाही। राजशाही। तो पहले डेमोक्रेसी की परिभाषा आप जान लीजिए। बहुत बार परीक्षा में भी आया गया है, यूपीएससी में भी कई बार आया है, पीसीएस में, एसएससी बैंक रेलवे में भी कई बार पूछा जाता है कि लोकतंत्र क्या है या भारत में कैसा तंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, मतलब कि जनता जिसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दोनों को चुनती है अपने देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, उस तंत्र को कहते हैं लोकतंत्र। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब लोग वोट देकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुन देते हैं। लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इनडायरेक्टली चुनते हैं भारत में, खैर, क्योंकि भारत में लोग विधायकों को वोट देते हैं या सांसदों को वोट देते हैं और वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। बहरहाल राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कोई भी रूप, कोई प्रारूप, कोई भी हो सकता है। तो जैसे भारत में हमने MP MLAs बनाए और उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए, तो इस तरह से अपने देश में लोकतंत्र है, गणतंत्र है, जनतंत्र है। मोनार्की, राजशाही होती है राजा का शासन, मतलब राजा का पुत्र या उसके परिवार का कोई सदस्य राजा बनता रहता है, या राजा जिसे चाहे वो उसका उत्तराधिकारी बनता रहता है, सक्सेसर बनता रहता है। इस तरह के तंत्र को कहते हैं राजशाही। मैं आज डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों ही सिस्टम्स की प्रोस एंड कॉन्स दोनों के बारे में बात करूंगा, पक्ष और विपक्ष, लाभ और हानि, दोनों के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं डेमोक्रेसी के बारे में ही बात करता हूं। आज भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है
डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का तंत्र, गण का तंत्र, जनतंत्र, जनता का तंत्र। देखिए, मैं भी भारत का ही रहने वाला हूं और आप भी भारत के रहने वाले हैं। दूसरे देशों की हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें अपने घर की व्यवस्थाओं को उचित और ठीक करना होगा। डेमोक्रेसी जनतंत्र, जनता ने चुन दिया प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या मान लीजिए अपने एमपीज को या एमएलएज को। अब हमारे जो सांसद हैं उनसे मिलने के लिए आम आदमी को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इधर उधर के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। भारत के रहने वाले आप यदि हैं तो आपसे छुपा हुआ नहीं है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पता ही नहीं चलता कि जनतंत्र है कि राजशाही है। मैं किसी भी चीज की तारीफ या बुराई करूंगा, मैं तारीफ भी करूंगा, बुराई भी करूंगा, लेकिन जितनी बुद्धि मेरे पास है उतनी आपके पास है, उतनी हमारी सबके पास होती है। 1600-1700 सेंटी क्यूबिक निर्णय आप ही को करना है। जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अक्सर एक चीज छाई रहती है कि महान कौन, गोडसे या गांधी। उसके महानता के विषय में मैं बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि उसमें महान कौन। दोनों के बारे में हमें बता देना है, दोनों के बारे में हमें पढ़ा देना है। ये जनता, ये बच्चे, ये आने वाली पीढ़ियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसको महान समझती हैं और किसको नहीं। ये उनकी बुद्धि पर छोड़ देना चाहिए। हमको मुगल भी पढ़ाने चाहिए, हमको चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ाना चाहिए, हमको अपने दुश्मनों के बारे में भी पढ़ना चाहिए, हमको अपने दोस्तों के बारे में भी पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए और जनता को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को भी बताना चाहिए। और ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसको सही मानते हैं। ये उनकी बुद्धि का विवेक पे डिपेंड करता है कि वो डेमोक्रेसी को सही माने या राजशाही को सही माने। मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किसको बेहतर मानते हैं। वैसे दुनिया के मानने में डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जाता है। 5, 7, 10 देशों को छोड़कर ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी ही है। वो एक अलग बात है कि डेमोक्रेसी को कितनी तरह से, कितने परसेंट डेमोक्रेसी है, कितने परसेंट डेमोक्रेसी नहीं है, वो अलग विषय है। मैं फिलहाल भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 562 रियासतें थी। 562 रियासतें थी उस टाइम, जिस टाइम हमें आजादी मिली। मतलब आजादी से पहले 562 से भी अधिक रियासतें रही होंगी। रियासत का एक रियासतदान होता है, एक उसका मुखिया होता है, वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र की राजनीति को डील करता है। 562 जिस समय देश आजाद हुआ, इसका मतलब उससे पहले और अधिक रही होंगी। ऐसा माना जाता है कि भीमराव अंबेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लगभग 600 से अधिक रियासतों को एक करके अपना प्यारा भारत का निर्माण किया, इसकी नींव का पत्थर रखा। उस समय मैं मान रहा हूं, आप 600 की बात छोड़ दीजिए, 600 से भी अधिक मान लीजिए कि 562 की जगह 662 रही हो। तो आज आप मुझे बताइए, सर्च कीजिए, किसी से पूछिए कि इस समय भारत में कितने जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जितने भी जिले रहे हों 640 जिले थे। लेकिन अब 2020 में अगर इसी समय की बात करूं, आज की बात करूं, तो आज के समय भारत में 739 जिले हैं। आज भारत में 739 जिले हैं, यानी कि 739 जिले का मतलब हो गया 739 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हर जिले में एक डीएम होता है, एक प्रशासक होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी कहते हैं, जो जिले का मालिक ही होता है एक तरह से। लगभग 5000 से अधिक विधायक हैं। 545
लोकसभा सदस्य हैं 245, राज्यसभा सदस्य हैं। जरा मुझे बताइए कि पहले व्यवस्था बढ़िया थी जब राजशाही थी, जब रियासतें थी, या अब बढ़िया है? पहले हमें हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, मैंने मैक्सिमम लिखा है, जिक्र 600 का किया गया है मैंने, लेकिन मैक्सिमम लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सके। 662 भी यदि हमारे ऊपर राजा रहे हों तो वहां पे हमारी जो मेहनत थी, वो जो हमारा टैक्स था, जो हमारे टैक्स का पैसा था, जो हमारे संसाधन थे, उनका दोहन 662 लोग कर रहे थे। हमारे टैक्स के पैसे से 662 लोगों को सैलरी दी जा रही थी। और अब यहां पर आप हिसाब किताब लगाइए कि कितने जिलों को, कितने लोगों को सैलरी हमारे टैक्स से दी जा रही है, हमारे टैक्स के पैसे से दी जा रही है और दी जाती रही है। उसके बाद एसडीएम भी रहे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है। मैं इसमें कुछ बोलने वाला नहीं हूं कि कौन सा अच्छा है, मैं तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि यदि हमें अपने एमपी या एमएलए से मिलना हो तो हमें मिलने का समय लगभग 1 महीना 2 महीना लग जाता है। कभी कभी तो आम आदमी तो मिल ही नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल काम है, मिल ही नहीं पाते हैं, मिलते हैं तो उनके काम ही नहीं होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, यह भी बात ध्यान रखिएगा। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी परेशानी होती थी, चाहे रात के 12 ही बज रहे हों, उसकी सुनवाई होती थी। भले ही रात को दरबार ना लगे, लेकिन सुबह होने पर उसकी सुनवाई होती थी। वो किसी भी समय कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने राजा से मिल सकता था। इसको राजशाही कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। कभी भी कोई भी कैसा भी व्यक्ति अपने राजा से कभी भी मिल सकता था। और आज के टाइम में कितना मिल पा रहा है, दुनियादारी से मुझको मतलब नहीं है कि किस देश में क्या हो रहा है। मैं जहां रह रहा हूं वहां की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा, वहां की व्यवस्थाओं को सुधारना होगा, हमें वहां पर बदलाव लाना होगा। एमपी एमएलए राजा से भी ज्यादा खतरनाक व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके जो परिवार वाले होते हैं एमपी एमएलए के, वो उनसे भी ज्यादा घमंड में रहते हैं। सबको नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है, जो थोड़ा बहुत बदलाव दिखाई देता है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के एमपी हैं, हर तरह के एमएलए हैं, हर तरह के जिलाधिकारी हैं। मैं किसी एक इंडिविजुअली जिलाधिकारी का या एसडीएम का या किसी एक एमपी एमएलए का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो लेना भी नहीं चाहिए। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, ये आप पे डिसाइड करेगा, आपको खुद डिसाइड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको बेहतर मानते हैं। मैं केवल इसके लाभ या हानि बता रहा हूं कि पहले हमें इतने झेलने पड़ रहे थे और अब हमें इतने झेलने पड़ रहे हैं। पहले हमें इतने लोगों को, और दूसरी चीज, हम कभी भी मिल सकते थे, हमारी हर चीज की सुनवाई होती थी। दूसरा सबसे अच्छा लाभ क्या था? दूसरा सबसे अच्छा लाभ यह था कि पहले राजा ये सोचता था कि मेरा राज्य कैसे फले फूले, मेरा राज्य कैसे आगे बढ़े, मेरा राज्य कैसे दूसरे राज्य से आगे निकले, मेरा क्षेत्र कैसे दूसरे क्षेत्र से आगे निकले। लेकिन अब ये काम आजकल के राजा नहीं कर रहे हैं। आज के लिए जनता सोच रही है कि कैसे हम एक अच्छा नेता लेके आए, कैसे एक अच्छे आदमी को हम चुन के वहां पहुंचाएं कि हमारी सुनवाई करे, हमारी सड़कें बनवाए, हमारा पानी व्यवस्था ठीक करे, हमारी बिजली की व्यवस्था ठीक करे, हमारी एजुकेशन को ठीक करे, क्राइम खत्म हो जाए, खुशहाली आए, हमारे मेहनत का पूरा लाभ हमें मिल पाए। कैसे? अब ये जनता सोचती है, अब ये जनता सोच रही है। डेमोक्रेसी में क्योंकि पूरी जिम्मेदारी जनता पर थोप दी जाती है, नेता कुछ भी करते फिरते रहते हैं, अधिकारी कुछ भी करते फिरते रहते हैं, और अंततः झल्ला कर लोग यही कहते हैं कि बेवकूफ जनता ही है। कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर 100% के 100% लोग ही समझदार हों। कागजों में कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, किसी भी देश को ऊंचा नीचे बढ़ा के दिखाया जा सकता है। जैसे इटली को तीसरे नंबर पे दिखाया जाता था मेडिकल की व्यवस्था में, मेडिकल के मामले में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन क्या हुआ वहां पे आपको पता है। अमेरिका में क्या हो रहा है वो आपको पता है। तो दिखाना एक अलग चीज है, रियलिटी वास्तविकता पे हमें आना चाहिए, वास्तविकता में हमें जीना चाहिए। और वास्तविकता यह है कि आज के समय में पूरी जिम्मेदारी जनता के ऊपर दे दी जाती है कि जैसा तुमने चुना था वैसे ही हुआ। लेकिन जनता क्या करे?
जनता क्या करे, ले बात चल रही है डेमोक्रेसी और मोनार्की, राजशाही की। तो ये तो डेमोक्रेसी की गलतियां, डेमोक्रेसी की खराबियां मैंने बताई और राजशाही की मैंने खासियत बताई। ये आपको तय करना है कि कौन सी बेहतर होती है और कौन सी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, किसी भी देश की जनता 100% समझदार नहीं होती है। और अपने भारत में तो वैसे भी 60-70% तक मैक्सिमम वोटिंग होती है, क्योंकि सभी अपने कामों से, अपने रोजगार के कारण, अपनी जीविका के कारण, अपनी आजीविका के कारण कोई दूसरे राज्यों में रहता है, कोई दूसरे देश में रहता है, कोई दूसरे जिले में रहता है, तो वोटिंग के टाइम पे वो आ सकता नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने आज तक, किसी भी सरकार ने आज तक अपने भारत में चुनाव के टाइम पे कोई स्पेशल ट्रेन चलवाई हो, फ्री ट्रेन चलवाई हो या फ्री बस चलवाई हो। अब एक आदमी जो मुंबई में रह रहा है, वो बिहार का रहने वाला है, मुंबई में नौकरी कर रहा है, वो अपने रुपए, मेहनत की कमाई को जलाकर, अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके और अपनी छुट्टी लेके क्यों वोटिंग करने आएगा? अगर सरकार ने, किसी भी सरकार रही हो, हमारे देश में, मैं फिलहाल अपने देश की बात कर रहा हूं, दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल इस टॉपिक पर। अगर किसी भी सरकार ने फ्री ट्रेनें चलाई होती, फ्री बस चलाई होती, फ्री व्यवस्था दी होती, तो लोग एक बार तो सोचते कि चलो हम वोटिंग करने चलते हैं। तो वोटिंग 100% भारत में या किसी भी देश में ना होने का यह भी एक मुख्य कारण है कि कोई भी आदमी कितना भी जागरूक हो, माना कोई आदमी दूसरे राज्य में रह रहा है, तो वो केवल वोटिंग के एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए नहीं आना चाहता है। मैं सबके बारे में बात नहीं करता हूं, ऐसे ऐसे लोग भी जो विदेश से ही वोटिंग करने आते हैं और आ भी रहे हैं, आते भी हैं, लेकिन वो क्यों आए और क्यों वो वोटिंग करें? क्या वो ऐसे, मैं सारे सांसदों को नहीं कह रहा, आपके क्षेत्र के सांसद के बारे में आपको जानकारी होगी। तो इतने रियासतें थी, मैंने मैक्सिमम लिखा है, ये 1947 में थी 1947 से पहले 605 या 606 का जिक्र किया गया है, लेकिन मैंने मैक्सिमम लिखी है ताकि आप लोग, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस चीज को आराम से समझ सकें। पहले हमारे ऊपर, एक तरह से मैं कह सकता हूं, पहले हमारे ऊपर इतने सांसद थे और अब हमारे ऊपर इतने अधिकारी हैं, सांसद, एमपी, एमएलए को मिलाकर। पहले हमारे ऊपर इतने राजा थे, अब हमारे ऊपर इतने राजा हैं। दूसरी चीज, पहले अपने देश में राजा कितना भी बड़ा, कितना भी घमंडी हो, लेकिन किसी भी राज्य में साधु सन्यासियों का, पैगंबरों का, मौलानाओं का अपमान नहीं किया जाता था। सन्यासियों का, साधुओं का, संतों का अपमान नहीं किया जाता था। घनानंद ने किया था, उसका जो अंत हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, वो सबको पता है कि वो उसके वंश का ही समूल नाश हो गया था। तो ये एक्सेप्शन हो सकता है। बाकी अंग्रेजों ने भी कभी संतों का इतना अपमान नहीं किया जितना आजकल अपने देश में चल रहा है। तो अब आप तय करें कि डेमोक्रेसी, राजा का शासन भी कहते हैं इसको, मोनार्की को, जनता का शासन, ये तो किए मैंने डेमोक्रेसी की बुराइयां और राजशाही की तारीफ, उसकी खूबियां। अब मैं बात करूंगा राजशाही का नुकसान और लोकतंत्र का फायदा। ये मैंने निगेटिव पॉइंट्स बताए कि डेमोक्रेसी के निगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। भारत में लोकतंत्र है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, और लगभग 8 या 10 देशों में मोनार्की है, उससे अधिक देशों में भी हो सकता है, छोटे छोटे, जैसे कि ब्रुनेई है और ओमान है और यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं, सऊदी अरब है, ब्रिटेन में दोनों का मिक्सचर है, डेमोक्रेसी भी है और राजशाही भी है, दोनों है ब्रिटेन में। तो इस तरह से ईटीसी बहुत सारे देश हैं
राजशाही, जिनमें राजा का शासन रहता है, जिसमें खलीफा होता है या राजा होता है। तो मैंने ये निगेटिव पॉइंट्स इसके आपको डेमोक्रेसी के बताए। अब मैं प्लस पॉइंट्स बताऊंगा कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं। डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं? डेमोक्रेसी, आप सोचिए कि यदि 662 या 562 रियासतें होती तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में एक देश का, जो हमारा भारत का प्रेजेंट में मैप है, वो मैप नहीं होता। 562 रियासतों का मतलब होता कि इतने ही क्षेत्र में 562 देश, और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट या अन्य कोई समस्याएं, कितनी सारी समस्याएं, कितनी सारी चीजों से कितनी सारी फॉर्मेलिटीज से हमें गुजरना पड़ता है, ये आपको पता ही है। एक तो ये हुआ कि यदि 562 रियासतें होती तो इसका मतलब हो गया 562 देश, और आज के टाइम में वो देश का रूप ले चुके होते, और 562 यदि देश होते तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। खैर सब में तो नहीं होती है, लेकिन कुछ में तो होती। मान लीजिए कि अगर 562 में से 162 में नहीं भी होती तो भी बाकी 400 देशों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती। 500 देशों में भी यदि नहीं होती तो कम से कम 62 देशों में तो जाने के लिए अनुमति लेनी ही पड़ती। तो मतलब जैसे आज हमारा मन किया कि हम मुंबई चले गए या किसी भी दूसरे जिले में चले गए, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम चले गए, तो ऐसा नहीं जा सकते थे, पहले अनुमति लेनी पड़ती। सब में नहीं जा पाते, भले ही कुछ में चले जाते लेकिन सब में नहीं जा पाते। तो ये भी एक लोकतंत्र का फायदा हुआ कि हमारे भारत का एक इस तरह से मैप निकल के आया, राजशाही को खत्म करके और डेमोक्रेसी को लाया गया। दूसरा, राजा यदि बागी हो जाए, राजा यदि बिलासी हो जाए, दुराग्रही हो जाए, दुराचारी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो मान लीजिए एक जिले का कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने कार्य का निष्पादन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रावधान है कि उनको हटाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, या उनका जिला बदल दिया जाता है, उनको दूर पहुंचा दिया जाता है, या और कोई प्रताड़ना उन पर डाली जाती है। तो उनके ऊपर एक डर बना रहता है कि मुझको जनता के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। तो यह भी एक फायदा हुआ लोकतंत्र का। सांसदों में भी यह रहता है कि अगर हमने सही से काम नहीं किया तो 5 साल बाद जनता हमको बदल देगी। तीसरा क्या है, डेमोक्रेसी में गृह युद्ध की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। गृह युद्ध की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। क्यों? गृह युद्ध की संभावना इसलिए समाप्त हो जाती है, जैसे कि भारत में आपने देखा होगा जिस तरह से भारत में बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा खाना पहना है, रहना सहना है, सब चीज बहुत विविधता है अपने देश में। तो इस तरह के देश में अक्सर गृह युद्ध होते रहा करते यदि डेमोक्रेसी नहीं होती तब। भले ही कैसी भी डेमोक्रेसी है, जिलाधिकारी कितने अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, डीएम कितनी अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं, या एसडीएम कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, ये उनके संस्कारों पर डिपेंड करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, उनकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है, ये उनके जीन पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सबके करने का तरीका और देश के प्रति सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन गृह युद्ध क्यों नहीं होता, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनता के मन में विश्वास रहता है कि इस बार ये काम सही नहीं कर रहा है एमपी या एमएलए या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अगली बार हम एक ऐसा बंदा बैठाएंगे जो हमारी सुने, हमारी माने। 5 साल झेल लो, 5 साल बर्दाश्त कर लो, आने वाले टाइम में 5 साल में हम चेंज कर देंगे, ताकि फिर से हमें ईमानदार एक शासक मिल सके जो हमारे देश को अच्छे से आगे ले जा सके। तो ये उनके अंदर संयम रहता है, एक शांति रहती है कि कोई बात नहीं, ये 5 साल ही तो बिताने हैं, बिता लो। तो गृह युद्ध कभी नहीं होता, यह भी एक डेमोक्रेसी का फायदा है। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी में मान लीजिए कि 20% लोग बेईमान हो, 20% नेता भ्रष्ट हो, लेकिन 80% तो ईमानदार हैं, 80% तो ईमानदार हैं।
तो ये कितनी भी देश में गंदगी फैलाते रहे, ये 80% इनकी मेहनत इसको कंट्रोल करती रहेगी, क्योंकि बेईमानी, असत्य कितने भी प्रबल हों, कितने भी शक्तिशाली हों, वो ईमानदारी का, सत्य का, मेहनत का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। हां, सत्य कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजय कभी नहीं होती है। सत्य की पराजय कभी नहीं हो सकती। चाहे आपने रामायण में भी देखा होगा, फिलहाल रामायण चल रही है, महाभारत में भी देखा होगा, या कभी भी कहीं भी आपने देखा होगा, अंततः जीत सत्य की होती है। तो डेमोक्रेसी का यह भी एक फायदा है कि प्रत्येक आदमी को उसके दायित्व, अपने राइट्स के एरिया में ही रहना पड़ता है, अपने राइट्स का यूज जनता की भलाई के लिए करना होता है, अपनी ताकत या अपना शान और शौकत दिखाने के लिए नहीं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि डेमोक्रेसी और राजशाही बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब तक आप लोगों ने जितने प्रश्न पूछे हैं, मैंने उनका व्यक्तिगत रूप से या हर माध्यम से उनका उत्तर देने की कोशिश की होगी, या अगली वीडियोस में उनका उत्तर दूंगा। फिलहाल मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा था। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक गणतंत्र है, एक जनतंत्र है, एक लोकतंत्र है भारत में, अपने भारत में, प्यारे भारत में। और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी, ज्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। कुछ देश ऐसे हैं कि जिनमें ना डेमोक्रेसी है ना राजशाही है, उनके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सचिन कुमार आपको अगली वीडियो में फिर से कोई नया मुद्दा, फिर से कोई एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से या देश की दृष्टि से या व्यवहार की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जानने योग्य होगा और आपको जानना भी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।